अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अर्शद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान कल काबुल का दौरा करेंगे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने अपने बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कल काबुल का दौरा करेंगे। अपने दौरे में इमरान खान सदर अशरफ गनी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि 1960 के बाद पहली हुकूमत आई है जो पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज करना चाहती है। सनतों की इनपुट आएगी तो हम आपकी रुकावटें दूर करते जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसलाबाद में ताजिर बरादरी और बरामद कुनंदगान की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हाई कोर्ट हर डिवीजन में होना चाहिए। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ, आवाम के लिए सहूलतें फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लोगों को दूर ना जाना पड़े, हर चीज़ घर के करीब मिले। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि गवर्नेंस में बेहतरी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, लिहाजा जदीद पाकिस्तान के लिए विफाक और सूबे की सतह पर गवर्नेंस में बेहतरी लाना होगी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने दी फ्यूचर समिट से वीडियो लिंक खिताब के दौरान कहा कि माजी को समझे बगैर पेशरफ मुश्किल है। पाकिस्तान की 72 साला तारीख में सियासी इस्तेहकाम नहीं रहा और कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुकर्ररा मियाद पूरी नहीं कर सका, जबकि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। और सवाल ये है कि वसाइल से मालामाल मुल्क के लोग गरीब क्यों हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि धांधली के बावजूद जाली हुकूमत को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में सिर्फ 8 सीटें मिल सकीं। इन 8 सीटों की मुबारकबाद इमरान खान को नहीं, सिलेक्टर्स को देंगे। मानसहरा में जलसे से खिताब करते हुए नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ ने हजारा मोटरवे का वादा किया और पूरा किया। जिसने ईंट तक न लगाई वो नवाज शरीफ की मोटरवे पर चालाकी से अपनी तख्ती लगाकर चला गया। लाहौर में सरकारी स्कूल से कोरोना के 2 केसेस सामने आने पर स्कूल सील कर दिया गया है, जबकि लाहौर के मजीद 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ सामने आई है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के तर्जुमान हाफिज कैसर ने कहा कि लाहौर में वाबडा टाउन और वेलेंशिया में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ ज़ेर गौर है। स्टेट बैंक ने पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। मरकजी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता माली साल के इब्तदाई मुश्किल मगर ज़रूरी मौशी इस्तेहकाम के फैसले किए गए। माली साल की आखिरी तिमाही में कोरोना वबा के सबब लॉकडाउन का फैसला किया गया, जिससे मौशी सरगर्मियाँ मुतासिर रहीं और नमो 52 साल बाद मनफी हुआ। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी देखी गई। दिन के आगाज पर 100 इंडेक्स में 16 पॉइंट्स कमी हुई, जिसके बाद इंडेक्स 40,637 पॉइंट्स पर पहुंच गया। बाद अज़ां मार्केट में मनफी रुझान देखा गया। इंडेक्स में 260 पॉइंट्स की कमी हुई, जिसके बाद इंडेक्स 40,392 पॉइंट्स पर पहुंच गया। दिन के इख्तिताम तक 100 इंडेक्स मजमूई तौर पर 138 पॉइंट कमी के साथ 40,514 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले साल एक बार फिर इंग्लैंड का दौरा करेगी, जिसके दौरान 3 T20 और 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज खेली जाएंगी। दौरे का ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुश्तरका एलामिया में किया गया, जिसके तहत पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड में वनडे सुपर लीग के 3 मैचेस के अलावा 3 T20 मैचेस भी खेलेगी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान इल्जाम लगाने से पहले तहकीक कर लिया करें और शब्बर ज़ैदी पर लगाया गया इल्जाम इंतहाई भोंडा और गैर जिम्मेदाराना था। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि मैं मौलाना फजलुर रहमान से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो कोई इल्जामात लगाने से पहले तहकीक कर लिया करें। शब्बर ज़ैदी ने जो इल्जाम लगाया वो इंतहाई भोंडा, गैर जिम्मेदाराना, गैर शाइस्ता और गैर इखलाकी है। शब्बर ज़ैदी ने बात की है कि इसका सिरे से कोई वजूद नहीं और ये झूठ पर मबनी इल्जाम है। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो कोई इल्जाम लगाने से पहले उसकी तहकीक फरमा लिया करें। शब्बर ज़ैदी का कल जो उन्होंने इल्जाम लगाया वो इतना भोंडा और इतना गैर जिम्मेदाराना और गैर शाइस्ता और गैर इखलाकी है कि आज तमाम पाकिस्तान के फ्रंट पेज पे शब्बर ज़ैदी ने ये बात की है कि इसका सिरे से कोई वजूद नहीं और ये झूठ पर मबनी एक इल्जाम है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सियासी जिंदगी में इतना शफाफ इलेक्शन होते हुए नहीं देखा जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इमरान खान का वजीर हूँ, बल्कि जितना बड़ापन मैंने गिलगित बल्तिस्तान में देखा है कि एक जलसे से दूसरे जलसे में लोग जाते हुए देखे हैं और एक जलसे में मुखालफों की कैप पहने हुए लोग देखे हैं। यहाँ कोई किसी के दफ्तर के आगे से गुजर के तो बताए। मैंने अपनी सियासी जिंदगी में इतना शफाफ इलेक्शन जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है वो होते हुए नहीं देखा। इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वजीर हूं इमरान खान का। मैं नहायत जिम्मेदारी से कहता हूं कि जितना बड़ापन मैंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में देखा है,
کہ ایک جلسے سے لوگ دوسرے جلسے میں جاتے ہوئے دیکھے ہیں اور ایک جلسے میں مخالفوں کی کیپ پہنے ہوئے لوگ دیکھے ہیں. یہاں کوئی کسی کے دفتر سے آگے سے گزر کے تو بتایا جی، لوگ ڈانگ سوٹا کر دیتے ہیں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ نے کہا کہ پنجاب میں کسی مخالف کے دفتر کے آگے سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن گلگت بلتستان میں مخالف پارٹیوں کے جلسوں میں نہ صرف لوگوں نے اور سیاسی شعور کا مظاہرہ کیا. پنجاب میں کسی مخالف کے دفتر کے آگے سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ گلگت بلتستان میں مخالف پارٹیوں کے جلسوں میں نہ صرف لوگوں نے پارٹیسپیشن کی اور ایک سیاسی طور پر 23 کی 23 سیٹوں میں کسی جگہ جتنے ووٹ پول ہوئے ڈبوں سے اتنے ووٹ ہی نکلے. ان کا کہنا تھا کہ 23 کی 23 سیٹوں میں جتنے ووٹ پول ہوئے ڈبوں سے اتنے ہی ووٹ نکلے. یہاں کی طرح نہیں ہوا کہ ووٹ 800 یا 1000 ڈالے گئے اور نکلے 1200 ہوں. 1 اور 2 ووٹوں پر امیدوار جیتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جمہوریت جیتی ہے، جمہوریت کو فتح ہوئی ہے اور گلگت بلتستان کے لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا ہے. یہ نہیں ہوا کہ یہاں کی طرح کے ووٹیں جناب علی ڈالی گئی ہیں 800 یا 1000 اور نکلے وہاں 1200. 2 ووٹوں پہ اور 1 ووٹوں پہ امیدوار جیتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جمہوریت جیتی ہے، جمہوریت کو فتح ہوئی ہے اور گلگت بلتستان کے لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا ہے. انڈین طیارے کی کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ. سول ایویشن نے بتایا انسانی ہمدردی کو فروغ دینے کے لیے ایمرجنسی لینڈنگ کی اجازت دی گئی. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. انڈین طیارے کی کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ سے پاکستان ایویشن کی ویب سائٹ پر جاری تفصیلات میں بتایا گیا کہ انڈیا کی نجی کمپنی کا طیارہ 197 مسافروں کو ریاض سے دہلی لے جا رہا تھا. دوران پرواز ایک مسافر کی طبیعت خراب ہوئی اور فلائٹ کے پائلٹ نے کراچی ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کا فیصلہ کیا. پاکستان ایویشن نے ایئرپورٹ ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ 30 سالہ مسافر محمود نوشاد کو دوران پرواز دل کا دورہ پڑا اور ایئر ٹریفک کنٹرول نے ایئرپورٹ پر موجود ڈاکٹر کو بلایا گیا. معائنے کے بعد ڈاکٹر نے ان کی ہلاکت کی تصدیق کی، تاہم بتایا گیا کہ مسافر کی ہلاکت لینڈنگ سے قبل ہی ہو چکی تھی. بعد ازاں طیارہ فیول بھروانے کے بعد دہلی روانہ ہو گیا. گزشتہ برس فروری میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پلوانہ میں انڈیا کے نیم فوجی دستے پر خودکش حملے، بالاکوٹ میں انڈین طیاروں کی بمباری اور پھر پاکستان کی جانب سے انڈین جنگی طیارہ گرائے جانے کے واقعات کے بعد دونوں ممالک میں کشیدگی کے باعث پاکستان کی فضائی حدود تمام کمرشل اور نجی پروازوں کے لیے بند کر دی گئی تھی. جولائی میں پاکستان نے 4.5 ماہ کی بندش کے بعد اپنی فضائی حدود کو تمام کمرشل پروازوں کے لیے کھول دیا تھا. اس سے قبل جون میں انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستانی فضائی حدود کے استعمال کا ارادہ ترک کر دیا تھا. ملک بھر میں کرونا وائرس حد سے تجاوز کر چکا ہے. عالمی وبا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے. پاکستان بھی اس مہلک وبا سے متاثر ہو رہا ہے. ہلاکتوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ملک بھر میں کرونا وائرس کے فعال کیسز کی تعداد 30,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 37 افراد کو کرونا کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 2208 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 3,63,380 ہو گئی. NCOC کے مطابق فعال کیسز کی تعداد بڑھ کر 30,362 ہو گئی، جبکہ اب تک کرونا وائرس میں 3,25,788 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 37 اموات رپورٹ ہوئیں، جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 7,230 ہو گئی. سندھ میں مریضوں کی تعداد 1,57,432، پنجاب میں 1,11,626، خیبر پختونخوا میں 42,815، اسلام آباد میں 24,871، بلوچستان میں 16,529، آزاد کشمیر میں 5,640 اور گلگت بلتستان میں 4,467 تعداد ہو گئی. عالمی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق کووڈ-19 کے 70 انفیکشن اب بھی 70 سے زائد ممالک میں بڑھ رہے ہیں. ابھی تک کم سے کم 5,54,13,000 انفیکشن ہو چکے ہیں اور کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں 1,33,04,000 اموات ہو چکی ہیں. آخری بار دنیا بھر میں پائے جانے والے ہر 100 انفیکشن میں سے 15 سے زیادہ ایشیا اور مشرق وسطی کے ممالک سے رپورٹ ہوئے. یہ خطہ ہر 10 دن میں 1 ملین نئے انفیکشن کی اطلاع دے رہا ہے اور اس وبائی امراض کے آغاز کے بعد سے 1,52,14,000 سے زائد کی اطلاع موصول ہوئی ہیں. نئے کیسز کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک دن میں سب سے زیادہ
1,54,316 से ज्यादा इन्फेक्शन की इत्तला मिली है। 39,557 नए इन्फेक्शन के साथ हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे था, जबकि इटली में 34,658 नए और ब्राजील में 30,245 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पेशावर में बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी वाला पहला मछली घर कायम किया गया है, जिसमें देसी और बदेसी मछलियां निहायत आसानी से पाली जा सकती हैं। यानी मछलियों की अफजाइश अब घरेलू तरीके से भी मुमकिन हो गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेशावर रिंग रोड पर पहला बायोफ्लैक टेक्नोलॉजी पर मबनी मछली घर कायम किया गया है, जहां पानी के ऐसे टैंकर्स बनाए गए हैं जिनमें हर एक में 10,000 लीटर पानी स्टोर किया गया है और एक टैंकर में 800 से 1500 तक मछलियों की अफजाइश की जा सकती है। स्मार्ट बायोफ्लैक फिश फार्म के मालिक का कहना है कि पाकिस्तान में रिवायती तौर पर जो 1 एकड़ पर फार्मिंग होती है वो अब 10-12 हजार लीटर के टैंक में भी मुमकिन हो गया है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब हम एक टैंक में इतनी ही प्रोडक्शन ले सकते हैं जितनी हम पहले 1 एकड़ इलाके में लेते थे। इस नए तरीके में एक तो पानी का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, पूरा साल एक ही पानी होता है, तब्दील करने की जरूरत नहीं होती। जगह भी बहुत कम दरकार होने की वजह से अब घरों में खवातीन भी आराम से मछलियों की फार्मिंग कर सकती हैं, जो कि पहले मुमकिन नहीं था। मछली घर में 20 से जायद टैंक बनाए गए हैं जिनमें हजारों मछलियों की अफजाइश का अमल जारी है। इन टैंक्स में मछलियों को ऑक्सीजन फराहम करने के लिए भी खुसूसी इंतजाम किया गया है, क्योंकि छोटी जगह पर सैकड़ों मछलियां पाली जाती हैं तो इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत भी ज्यादा होती है। सिर्फ जगह नहीं, इस फार्म के कयाम के लिए सरमायाकारी भी कम लगती है। एक आम रिवायती फार्म पर बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप 80,000 से 1 लाख रुपए तक एक टैंक बना सकते हैं। शाम में इसराइल के जंगी तैयारों ने फौजी तंसीबात पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 3 एहलकार हलाक और 1 जख्मी हो गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक इसराइली फौज की शाम में अपनी सरहद के करीब शामी और ईरान की फौजी तंसीबात पर बमबारी में 3 एहलकारों की हलाकत और असला डिपो को तबाह करने का दावा किया है। इसराइली फौज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फिजाई कार्रवाई इसराइल की हुदूद में गोलान पहाड़ियों पर शामी और ईरानी फोर्सेस की जानिब से बारूदी मवाद तनसीब करने के जवाब में की गई है। इसराइली फौज की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया है कि फिजाई कार्रवाई में शामी और ईरानी फोर्सेस के इलाकाई हेडक्वार्टर्स, असला डिपो और जमीन से फिजा में मार करने वाले दिफाई निजाम को निशाना बनाया है। शाम के सरकारी टेलीविजन ने भी इसराइली फौज की बमबारी में 3 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक की है। ताहम फिजाई और दिफाई निजाम, असला डिपो और फौजी तंसीबात के महफूज होने का दावा किया है। वाज़ेह रहे कि शाम की गोलान की पहाड़ियों पर इसराइल ने 1968 में भी कब्जा कर लिया था और बाद 80 की दिहाई में यकतरफा तौर पर इसे अपना इलाका करार दे दिया, जिसे आलमी सतह पर कबूल नहीं किया गया। ताहम आज भी वहाँ 30 यहूदी बस्तियां कायम हैं, जहाँ 20,000 से जायद यहूदी रहते हैं। माहिरीन कहते रहते हैं कि वर्जिश हर तरह से मुफीद होती है और अब थोड़े वक्फे की कार्डियो पल्मोनरी वर्जिश भी जिस्म के लिए मुफीद साबित हो सकती है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल MGH के माहिरीन ने सर्कुलेशन नामी तहकीकी जर्नल में एक मकाला शाया कराया है, जिसमें कहा गया है कि 12 मिनट की सख्त वर्जिश से कल्ब, खून की रवानी और मजमूई तौर पर पूरे जिस्म पर इंतहाई मुस्बत असरात पैदा होते हैं। साइंसदानों के मुताबिक जिस्म में इस्तेहाली अमल के नतीजे में पैदा होने वाले मेटाबोलाइट्स मॉलिक्यूल्स की 80% तादाद पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं, जो मजमूई सेहत को बेहतर करते हैं। इस तरह कम वक्फे की लेकिन भरपूर वर्जिश का बहुत फायदा होता है। MGH के प्रोफेसर ग्रीगरी लेविस का कहना है कि पहली मर्तबा हमने वर्जिश के असरात मेटाबोलाइट्स पर देखे हैं और उनके जिस्म पर तवील मुस्बत असरात मालूम किए हैं। यानी ऐसे मेटाबोलाइट्स की भी गर्दिश बढ़ जाती है जो ज़ियाबतीस को रोकते हैं, रगों के अफ़ाल बेहतर बनाते हैं, अंदरूनी सूजिश कम करते हैं और उम्र बढ़ाते हैं। इस मुताले में दरमियानी उम्र के 411 मर्द व जन शामिल थे, जिन्हें 12 मिनट की शदीद वर्जिश के बाद इनके जिस्म में ज़ेरे गर्दिश 588 मेटाबोलाइट्स का जायजा लिया गया। इसी तरह जिस्म के लिए मुतासरा मेटाबोलाइट्स में भी 29% तक कमी वाक़ई हुई। इस तरह ज़ियाबतीस और जिगर की बीमारी को जन्म देने वाले मेटाबोलाइट्स DMGV में 18% कमी वाक़ई हुई। जिस शख्स में DMGV की मिकदार जितनी कम होगी वो उतना ही तंदुरुस्त और सेहतमंद होगा। वाज़ेह रहे कि ये तहकीक फ्रेमिंगहैम्स हार्ट स्टडी भी कहलाती है, जो 1948 से जारी है और अब भी आबादी की बड़ी तादाद में ये तहकीक जारी है, जिसके तहत मेटाबॉलिक अलामात के तहत लोगों की सेहत और जिंदगी में कमी बेशी का अंदाजा लगाया जा सके। ये बात तय है कि ये वर्जिश हर तरह से हमारे जिस्म की मुफीद सालमात को बढ़ाती है और मनफी मॉलिक्यूल्स को खत्म कर देती है।
सऊदी अरब में मुनक्किदा मोटरसाइकिल रेस में नौजवान ने पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। उस्मान गनी के मुताबिक सब्ज और सफ़ेद मोटरसाइकिल को बैनुल-अक़वामी तौर पर मशहूर तेज़ तरीन मोटरसाइकिलिस्ट के साथ दौड़ाने के लिए रेस में बतौर पाकिस्तानी शामिल होना एक ऐसा एहसास है जो हमदम सरखुशी में मुब्तला रहता है। 1904 में कायम किया गया FIM मोटरसाइकिल गेम्स के लिए आलमी तौर पर निगरान इदारा है और ये मोटरसाइकिलिंग के खेल को बैनुल-अक़वामी तौर पर प्रमोट भी करता है। उस्मान गनी, जिनकी मोटरसाइकिल पाकिस्तानी परचम के सब्ज और सफ़ेद रंगों से मुज़य्यन है, ने अपना FIM लाइसेंस 2017 में हासिल किया था। पिछले 3 बरस के दौरान मोटरसाइकिलिंग स्पोर्ट्स के मैदान में उन्होंने मुतादिद कामयाबियां हासिल की हैं और इन्हें बैनुल-अक़वामी अवार्ड से भी नवाजा गया है। उस्मान गनी का कहना था कि ये एक इंतहाई काबिल फ़ख्र बात है। इस मुकाम पर वतन का झंडा लहराने वाला मैं पहला शख्स हूँ और दुनिया भर में कहीं भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने से बेहतर मेरे लिए कोई एहसास नहीं है। उन्होंने बताया, मुझे हमेशा पाकिस्तानी होने पर फख्र रहा है, लेकिन इस सब्ज और सफेद मोटरसाइकिल को ट्रैक पर बैनुल-अक़वामी तौर पर मशहूर, माहिर और तेज तरीन मोटरसाइकिलिस्ट के साथ दौड़ाने के लिए रेस में बतौर पाकिस्तानी शामिल होना एक ऐसा एहसास है जो मुझे हमदम सरखुशी में मुब्तला रखता है। कराची से ताल्लुक रखने वाले उस्मान गनी आजकल सऊदी अरब में मुकीम है, जहाँ ऐसे खेल पसंद किए जाने की वजह से इनके इस शौक को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उस्मान गनी ने बताया कि बचपन में ग्रां प्री मोटरसाइकिल रेस देखने के बाद मोटरसाइकिलिंग से इन्हें इश्क हो गया। एक और यादगार तजुर्बा बचपन में उस वक्त हुआ जब एक मोटरसाइकिल सवार ने सऊदी अरब में एक मार्केट की पार्किंग में खड़ी अपनी शानदार मोटरसाइकिल का मुझे इत्मीनान से मुशाहिदा करने दिया। अब अगर कोई बच्चा मेरे पास ट्रैक पर आता है तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि इससे शफीक बर्ताव करूँ। आपको कभी अंदाजा नहीं होता कि शायद वो अगला मशहूर रेसर बन जाए। उस्मान गनी ने 18 साल की उम्र में मोटरसाइकिलिंग शुरू की थी। इनकी पहली पेशावराना रेस 2017 में थी, जब उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात की नेशनल सुपर स्टॉक सीरीज में हिस्सा लिया। 2017 वो साल भी था जब उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था। मोटरसाइकिल हादसे में इनके एक करीबी दोस्त की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो कुछ माह तक मोटरसाइकिल पर सवार नहीं हो सके, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा अपने शौक की तरफ लौट आए। उन्होंने मजीद कहा कि मोटरसाइकिल चलाना मेरे लिए बिल्कुल इलाज के जैसा है, यहाँ तक कि बस बाइक के बारे में बात ही की जा रही हो, और यही मामला अक्सरियत बाइकर्स के साथ है। हम सबका मकसद सिर्फ अपनी जात में इत्मीनान महसूस करना होता है। उन्होंने कहा कि अब इनका मकसद ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों को मोटरसाइकिलिंग में ले जाना और बाइकर कल्चर को बेहतर तौर पर समझने में मदद फराहम करना है। उस्मान गनी ने कहा कि वो दिसंबर में पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं और बाइकर्स से मिलने के लिए पूरे मुल्क, खुसूसन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद का सफर जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे वाकईतन कभी पाकिस्तान के अंदर सफर करने का मौका नहीं मिला। ये वो काम है जो मैं अब अपने मुल्क में दूसरे बाइक सवारों के साथ करना चाहूँगा। दुनिया भर में बच्चे टैबलेट और फ़ोन स्क्रीन के दीवाने हो चुके हैं, जिसकी वजह से खुद वालिदैन और असातिज़ा परेशान हैं। इसीलिए एक रोबोट बनाया गया है जो बच्चों के लिए मुसव्वरी में मुआविन साबित होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बच्चे टैबलेट और फ़ोन स्क्रीन्स के दीवाने हो चुके हैं, जिसकी वजह से खुद वालिदैन और असातिज़ा परेशान हैं। मुसव्वरी के आसान सबक देने वाले इस रोबोट ने वालिदैन की परेशानी को ख़त्म कर दिया, जिसे ड्रॉबोर्ड का नाम दिया गया है। ड्रॉबोर्ड का इस्तेमाल बहुत ही आसान है। पहले वालिदैन व्हाइट बोर्ड, ड्राइंग कैनवस या लिखने की कोई शय दीवार पर लटका देते थे। इसके बाद तितली नुमा रोबोट के आइन दरमियान कलम या पेन फंसाया जाता है। इसके बाद ड्राइंग बोर्ड में ऊपर की जानिब 2 हुक चिपकाए जाते हैं जो उसे सीधा रखते हैं। इसी तरह रोबोट आजादाना तौर पर दाएं बाएं, आगे पीछे और ऊपर नीचे हरकत कर सकता है। रोबोट में कोई भी खाका या स्केच शामिल किया जा सकता है। इसी तरह ड्रॉबोर्ड की ऐप में शामिल लाइन आर्ट का इंतखाब भी किया जा सकता है। इसके बाद रोबोट एक वक्त में एक लाइन इस तरह खींचता है कि इसकी नकल करना आसान होता है। देखने वाला एक के बाद एक लाइन को समझकर खुद ड्राइंग के बुनियादी उसूल को भी समझ जाता है। एक लाइन बनाने के बाद रोबोट रुक जाएगा और इंसान को इसकी नकल उतारने देगा, जिसे वो अपने ड्राइंग बोर्ड या कॉपी में बना सकेंगे। इस दौरान वालिदैन भी बच्चों की रहनुमाई कर सकते हैं और खुद ऐप भी मुसव्वरी में मदद करती है। अगर बच्चा रोबोट की नकल करने में सुस्त है तो वो इस दौरानिये को बढ़ा सकता है। अलावा अजी रोबोट को खुद हिदायत के जरिए ड्राइंग करने का हुक्म और रोकने का हुक्म भी दिया जा सकता है। इस इजाद की पुष्ट पर कैलिफोर्निया के ऐसे इंजीनियरों की टीम है जो पहले याहू, माइक्रोसॉफ्ट और दीगर इदारों में काम कर चुके हैं। इस वक्त ये क्लिक स्टार्टर मुहिम का हिस्सा है। इस वक्त बुकिंग पर एक ड्रॉबोर्ड $149 में दस्तयाब है, जबकि रियायती मियाद खत्म होने के बाद इसकी कीमत $200 हो जाएगी।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुल्क में जुज़वी कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, जिसके तहत नई पाबंदियां लागू होंगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान तुर्क में भी मोहलिक वायरस के फैलाव में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसको मद्देनजर रखते हुए तुर्क सदर ने फौरी तौर पर जुज़वी कर्फ्यू का कदम उठाया। तुर्क सदर का कहना है कि तशवीशनाक सूरत हाल से गुजर रहे हैं, वबाई केसेस और अमवात की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ गई है। इस हफ्ते से रात 8 बजे से सुबह 10 बजे तक जुज़वी कर्फ्यू का निफाद रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में आम दिनों में नई पाबंदियों के तहत रेस्टोरेंट, दुकानें, शॉपिंग्स और हेयर सैलून वगैरह सुबह 10 से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे, जबकि स्कूलों में ऑनलाइन तालीम साल के आखिर तक जारी रहेगी। तुर्क सदर का ये भी कहना था कि साबका कर्फ्यू का दायरा बढ़ाया जा रहा है। अब 20 साल और इससे कम उम्र अफराद को भी सुबह 10 से शाम 4 के दौरान घर से निकलने की इजाजत होगी। इससे कबल ये पाबंदी सिर्फ 65 साल से जायद उम्र के अफराद पर थी। इसके अलावा खेलों की सरगर्मियां बगैर तमाशाइयों के होंगी। सदर ट्रंप ने धांधली का दावा झुटलाने वाले आला ओहदेदार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि वो साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह क्रिस क्रेप्स को ओहदे से हटा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साइबर सिक्योरिटी के उस आला ओहदेदार को अपने ओहदे से हटा दिया है जिन्होंने इनके इस दावे की तरदीद की थी कि 2020 के इंतखाबात धांधली ज़दा थे, तमाम तर शवाहिद के बरक्स, और अपने इस दावे की ताज़ा तरीन कोशिश में कि वो इलेक्शन धांधली से मुतासिर हुए और जो बाइडन जायज फाते नहीं हैं। सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि वो साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह क्रिस क्रेप्स को बर्खास्त कर रहे हैं। सदर ने इस फैसले का ताल्लुक क्रिस क्रेप्स के हालिया बयान से जोड़ा है, जिसमें क्रेप्स ने कहा था कि इलेक्शन के अमल में किसी किस्म की बेज़ाब्तगी के शवाहिद नहीं मिले। बावजूद इसके सदर ट्रंप ने अपनी शिकस्त तस्लीम करने से इनकार करते हुए जो बाइडन की फतह को अदालतों में चैलेंज करने का फैसला किया था। सदर ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा कि इलेक्शन 2020 के बारे में क्रिस क्रेप्स के हालिया बयानात बहुत गलत थे। इनमें बड़े पैमाने पर बेजाब्तगियां और फ्रॉड किया गया, जिनमें मुर्दा अफराद की वोटिंग भी शामिल है, जबकि इलेक्शन की निगरानी करने वालों को भी पोलिंग के मुकामात तक रसाई नहीं दी गई। मशीनों में भी मसाइल थे और उन्होंने ट्रंप के वोट्स को बाइडन के वोट्स में बदल दिया। ताखिरी वोटिंग भी होती रही और बहुत कुछ हुआ। इसलिए फौरी तौर पर क्रिस क्रेप्स को साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर के ओहदे से हटाया जाता है। सदर की ट्वीट पर ट्विटर ने फौरी तौर पर निशानदही की कि इलेक्शन धांधली के ये दावे मुतनाज़ हैं। क्रिस क्रेप्स, जिनकी एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का हिस्सा है, कुछ अरसे से इस खदशे का शिकार थे कि इन्हें फारिग किया जा सकता है, खास तौर पर गुज़िश्ता हफ्ते से जब उन्होंने बाकी ओहदेदारों के साथ 2020 के सदारती इंतखाबात को शफाफ करार दिया था। एजेंसी की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते जारी किए जाने वाले बयान में कहा गया था कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि किसी इलेक्शन सिस्टम ने वोट जाया किए, खोए या तब्दील किए या इनको किसी तरह बदला गया हो। इस बयान पर इलेक्शन सिक्योरिटी ग्रुप्स के दस्तखत थे, जिनमें नेशनल एसोसिएशन ऑफ इलेक्शन डायरेक्टर्स भी शामिल थीं। बयान में कहा गया, तमाम रियासतें जहां इलेक्शन नताइज आ चुके हैं के पास 2020 के सदारती इंतखाबात के हर वोट का रिकॉर्ड मौजूद है, जो जरूरत पड़ने पर दोबारा गिनती में मददगार होगा। यह सिक्योरिटी के लिए एक और फायदा है। ये तरीकेकार गलतियों की निशानदही और इसको सही करने की इजाजत देता है। एक जानिब जब सदर ट्रंप ने क्रिस क्रेप्स पर खुलेआम तनकीद की है, दूसरी जानिब न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि DHS में क्रेप्स के बॉस चार्ल्स वुल्फ ने माइक्रोसॉफ्ट के साबका एग्जीक्यूटिव के काम की तारीफ की है। 43 साल क्रिस क्रेप्स ट्विटर पर इंतखाबात और इन माहिरीन का दिफा कर रहे थे जो इलेक्शन की निगरानी करने के लिए तैनात किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया दिनों में क्रिस क्रेप्स कई अफराद से कह चुके थे कि इन्हें इस बात की फिक्र नहीं अगर सदर ट्रंप इन्हें नौकरी से निकाल देते हैं। कोरोना वायरस के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस मईशत के तालीमी सरगर्मियों पर भी बहुत असर पड़ा है, जिसके सद्देबाब के लिए सऊदी हुकूमत ने तालीमी इदारों को बेहतर कारकर्दगी और नताइज के लिए मयार को बुलंद करने और जदीद तरीक़ा तालीम से भी आगाह किया। मज़ीद इस रिपोर्ट में। ऑनलाइन तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए सऊदी अरब में आलमी माहिरीन पर मुश्तमिल मशावरती कमेटी तश्कील देने का फैसला हुआ है। सऊदी ज़राए ब्लॉग के मुताबिक वज़ीर तालीम डॉक्टर हमद बिन मोहम्मद अल शेख ने कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी है। कौमी मरकज़ बराए ऑनलाइन तालीम के तहत काम करने वाली मशावरती कमेटी में ऑनलाइन तालीम के आलमी मराकज़ के माहिरीन के अलावा बैनुल अक़वामी तालीमी इदारों और शोबा तालीम में महारत रखने वाले मगरबी माहिरीन शामिल होंगे। आलमी कमेटी मरकज का कहना है कि आलमी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी सऊदी अरब में ऑनलाइन तालीम के हवाले से मशवरे देगी, मुस्तकबिल में बेहतरी के लिए मंसूबे तैयार करेगी और जारी तालीम के हवाले से नताइज से भी आगाह करेगी। कमेटी तालीमी इदारों को बेहतर कारकर्दगी और नताइज के लिए मयार को बुलंद करने और मुमासिल तालीमी इदारों के निसाब और तरीका तालीम से भी आगाह करेगी। मशावरती कमेटी के जिम्मे ये काम भी लगाया गया है कि सऊदी अरब में ऑनलाइन तालीम को बेहतर बनाकर इसे आलमी सतह पर लाया जाएगा। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार मुनीब भट्ट और अहमद खान की नई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जानते हैं इस रिपोर्ट में।
अदाकारा ईमन खान ने समाजी राबते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीर शेयर की हैं, जिनमें वो अपने शौहर मुनीब भट्ट के हमरा तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद हैं। ईमन खान ने जीन्स और शर्ट के साथ कोट जेबतन किया हुआ है। अदाकारा ने तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि वाकई में इस्तांबुल एक खास शहर है। अदाकारा ने अपने शौहर और अदाकार मुनीब भट्ट के साथ भी तस्वीर शेयर की, जिनमें वो तुर्की के हसीन मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो रही हैं। ईमन ने अपनी इस पोस्ट में लिखा कि हर लम्हे से मोहब्बत करें। दूसरी जानिब मुनीब भट्ट ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अहलिया के हमरा तस्वीर शेयर की, जिन्हें मद्दाहों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। मुनीब भट्ट ने ईमन खान के साथ तस्वीरें पोस्ट करते हुए तुर्की को एक खूबसूरत मुल्क करार दिया। उन्होंने तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा कि मरहबा तुर्की। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मकबूल जोड़ी ईमन और मुनीब गुज़िश्ता दिनों छुट्टियां गुजारने के लिए तुर्की रवाना हुए थे। इससे कबल अदनान सिद्दीकी, कंजा हाशमी, ईमान अली, सादिया खान ने भी तुर्की का रुख किया था। बाबर आजम की शानदार बैटिंग की बदौलत कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त देकर इवेंट में पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। PSL 5 का ड्रीम फाइनल मैच नेशनल स्टेडियम कराची में लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के दरमियान खेला गया था। दोनों टीमें पहली बार फाइनल में पहुंची थीं, ताहम लाहौर कलंदर फाइनल में ज्यादा अच्छा खेल पेश ना कर सकी और कराची किंग्स चैंपियन बन गई। लाहौर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और कराची को जीत के लिए 135 रन का हदफ दिया, जो कराची किंग ने 18.4 ओवर्स में बाआसानी 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बाबर आजम ने एक बार फिर निस्फ सेंचुरी करके अपनी टीम को फतह दिलवाई। लाहौर ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 134 रन बनाए। तमीम इकबाल 35 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कराची की जानिब से वकास मकसूद, अरशद इकबाल और उम्मीद आसिफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में कराची किंग्स की जानिब से इनिंग्स का आगाज शर्जील खान और बाबर आजम ने किया और पहले विकेट पर 23 रन की शराकत कायम की। इस मौके पर शर्जील खान 13 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद एलेक्स हेल्स 11 और चैडवॉक वॉल्टन 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इफ्तिखार अहमद 4 और शेरफन रेडफोर्ड्स बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। इसके बाद कप्तान इमाद वसीम और बाबर आजम ने मजीद कोई नुकसान नहीं होने दिया और टीम को कामयाबी से हमकिनार कराया। बाबर आजम 63 और इमाद वसीम 10 रन बनाकर नॉट आउट रहे। लाहौर की जानिब से हारिस रऊफ और दिलबर हुसैन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। बाबर आजम को बेहतरीन बैट्समैन और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी बेहतरीन बॉलर करार पाए, जबकि फखरुज्जमान को बेहतरीन फील्डर का एजाज मिला। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ब्रदर टेलीविजन नेटवर्क।